अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे श्रीलंका के सदारती इंतखाबात के हवाले से, जहां बाएं बाजू को श्रीलंका में बहुत अरसे के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बाएं बाजू के उम्मीदवार ने दोनों अपने मुखालफिन को पछाड़ते हुए एक फैसला कुन फतह जो है इस सदारती इंतखाबात के अंदर हासिल की है। आवाम की अक्सरियत ने बाएं बाजू के उम्मीदवार को उनके प्रोग्राम के ऊपर और उनका जो मैनिफेस्टो था उसके ऊपर वोट दिया, जिसके नतीजे में वो जीतने में कामयाब हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जो मौजूदा सदर थे रानिल विक्रमसिंघे, उनको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और आवाम ने जो अपना फैसला है श्रीलंका में वो सुना दिया है। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे पॉलिटिकल रीजन के हवाले से और ओवरऑल जो है श्रीलंका के ओवरऑल समाज में इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इसके क्या असरात होंगे, इसके ऊपर आज मुख्तसरन बात करेंगे। फिर किसी और व्लॉग में तफसील के साथ आपको इसके असरात के हवाले से आगाह करेंगे। आप इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, टल्ली ज़रूर खड़काएँ। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। हफ्ते वाले दिन यानी 21 सितंबर को श्रीलंका में जो है वो सदारती इंतखाबात हुए। कल उसके नताइज आए। पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर सका, लेकिन बाएं बाजू के जो उम्मीदवार थे अनूरा कुमारा दायसानाके, वो 42.31% वोट लेके पहले नंबर पे थे पहले राउंड में। दूसरे नंबर पे सजित प्रेमादासा थे जो कि मेन अपोजिशन लीडर थे, 32.76% वोट लेके। और रानिल विक्रमसिंघे जो कि प्रेसिडेंट थे मौजूदा, जिन्होंने 2022 के श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट के बाद और वहाँ एक बड़ी अवामी तहरीक, एहतजाजी तहरीक जिसने हुकूमत को तख्ता उलट दिया था, उसकी कामयाबी के बाद ये बरसर इक़्तिदार आ गए थे, सदर बन गए थे पार्लियामेंट के ज़रिए। वो तीसरे नंबर पर रहे, उनको सिर्फ 17% वोट मिले। टर्न आउट 75% के करीब रहा, जो कि बहुत अच्छा टर्न आउट था। 1,70,00,000 वोटर्स थे और उसमें से जो है वो 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो है वो वोट कास्ट किए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। और लेकिन जो रानिल विक्रमसिंघे या श्रीलंका की हुक्मरान तबका था, उसको जो उम्मीद थी कि रानिल जो हैं वो अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे और शायद प्रेसिडेंशियल पैलेस में मुकीम रह सकेंगे, ऐसा नहीं हो सका। अवाम ने रानिल विक्रमसिंघे की पॉलिसियों को बहुत बुरी तरह से मुस्तरद किया और जो दाएं बाजू के वोटर्स थे उनकी एक तादाद ने उनको वोट दिया, लेकिन जो बड़ी तादाद में वोट पड़ा है वो पड़ा जो दो उम्मीदवार थे, एक बाएं बाजू के अनूरा कुमारा उनको और दूसरे नंबर पे जो अपोजिशन उम्मीदवार थे, दाएं बाजू के उम्मीदवार थे सजित प्रेमादासा। तो इनको जो है वो वोट पड़े, इन्होंने ज़्यादा वोट हासिल किए। तो ये जो इलेक्शंस थे ये बाएं बाजू के लिए इसलिए बड़े अहम हैं इसके नताइज कि तवील अरसे से बायां बाजू श्रीलंका के अंदर बहुत हद तक मार्जिनलाइज था, अलाइंसेस करता था, कभी SLLP के साथ, कभी किसी के साथ, कभी राजापाक्सी के साथ, कभी किसी के साथ। एक इंडिपेंडेंट जो है अपना अलाइंस बना के अपनी क़यादत में एक इलेक्शन कैंपेन जो है वो नज़र नहीं आती थी और उसके नतीजे में बायां बाजू बहुत हद तक दब गया था। श्रीलंका में नाजरीन बाएं बाजू की सोशलिस्टों की एक बड़ी तवील हिस्ट्री है और बड़ी रिच हिस्ट्री है। वहाँ की सबसे बड़ी पहली और सबसे बड़ी अवामी जमात जो थी वो भी बाएं बाजू की थी और जो वहाँ हुकूमत बनी थी आज़ादी के बाद तो वो भी बाएं बाजू की हुकूमत थी जिसने बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की 1950 के एंड में, 1960 में। और उसके नतीजे में श्रीलंका में इस वक्त लिटरेसी रेट जो है, जो पढ़े लिखे लोगों की तादाद वो 96% है। और ये इसकी वजह वो रिफॉर्म्स थी जो कि उसमें उन्होंने जो है वो लैंड लॉर्डिज़म का खात्मा कर दिया, जागीरदारी का खात्मा कर दिया, ज़मीनें किसानों में तकसीम कर दी और तालीम मुफ्त कर दी, सेहत मुफ्त कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। और उसकी वजह से श्रीलंका आज भी फ़ीकस आमदन के एतबार से साउथ एशिया में सर फहरिस्त है। आज भी तमाम तर क्राइसिस के बावजूद उनकी फ़ीकस आमदन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इन सब से बेहतर है और उनका म्यार ज़िंदगी भी बेहतर है इन तमाम ममालिक से लोगों का। लेकिन पिछले 20-30 सालों में उसके ऊपर अटैक्स हुए हैं, उसके ऊपर हमले हुए हैं, उसकी वजह से म्यार ज़िंदगी किसी हद तक गिरा है। और श्रीलंका तो ये इस कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये जो इलेक्शंस थे ये पहले इलेक्शंस थे जो मालियाती बहरान था जिसके नतीजे में श्रीलंका जो है वो दिवालिया हो गया था।
श्रीलंका ने कहा हम कर्जे नहीं दे सकते, उसके बाद उन्होंने डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया था। और आपको याद होगा इमरान खान साहब यहाँ कहा करते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। वो दो रेफरेंस में कहते थे, एक तो ये कि श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया था तो पाकिस्तान भी डिफॉल्ट होने जा रहा है, दूसरा वो कहते थे कि श्रीलंका में जो अवामी तहरीक उठी थी उसने जो हुकूमत थी जिसको लोगों ने जुम्मेदार करार दिया कि ये डिफॉल्ट की और हमारी इस हालत की ये जुम्मेदार है कि लंबी लंबी लाइनें लगती थी 3-4 किलोमीटर की पेट्रोल पंप्स के ऊपर, और फिर 1 या 2 लीटर पेट्रोल मिलता था, गाड़ियां खड़ी हो गई थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी, कागज नहीं मिलता था, पेंसिल नहीं मिलती थी बच्चों को लिखने के लिए, स्कूल बंद हो गए, एग्जाम बंद हो गए, एग्जाम कैंसिल हो गए कि पेपर नहीं थे, बॉल पॉइंट्स नहीं थे, पेन नहीं थे लिखने के लिए। ये श्रीलंका की हालत थी। तो उसके बाद जब अवामी मुजाहरे हुए तो सदर जो थे राजा पाक से उनको भागना पड़ा और पूरी फैमिली फरार हो गई, अब वो वापस आ गए। तो हुआ ये कि उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे को पार्लियामेंट ने सदर मुंतखब कर लिया और इन्होंने वो जो तहरीक थी उसको कुचल दिया फौज और पुलिस की मदद से, और बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन हुआ, तशद्दुद हुआ और वो कुचल दी गई। तो ये वो बैकग्राउंड था। और उसके बाद ये IMF के प्रोग्राम में गए, लोगों के ऊपर और हमले हुए, जिसके बाद मईशत तो मुस्तहकम हो गई, जो डिफॉल्ट था वो खत्म हो गया, लाइनें खत्म हो गई, चीजें मिलनी शुरू हो गई, लेकिन महंगाई भी कम हो गई, लेकिन लोगों की आमदन नहीं बढ़ी, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं हुई। तो ये वो बैकग्राउंड था जिसमें ये इलेक्शन हुआ। और ये पहला टेस्ट था कि क्या रानिल विक्रमसिंघे की जो पॉलिसीज हैं ऑस्टेरिटी की, न्यू लिबरलिज्म की, फ्री मार्केट इकोनॉमी की, क्या लोग उसको इंडोर्स करते हैं नहीं करते। लोगों ने उसको बुरी तरह से रिजेक्ट किया और रानिल विक्रमसिंघे सिर्फ 17% वोट ले सके। तो जो टोटल जब क्योंकि श्रीलंका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये है कि जब पहली गिनती में कोई उम्मीदवार 50% वोट ना ले सके तो हर उम्मीदवार जब वोट डालता है तो वो उसकी दूसरी तरजीह भी होती है। एक वोट वो डालता है जो पहली प्रेफरेंस होती है, पहली तरजीह कि ये मैं इसको वोट दे रहा हूं, अगर ये ना जीत सके तो फिर मेरा वोट इसको है। मतलब बहुत सारे लोग जिन्होंने छोटे छोटे उम्मीदवारों को वोट डाले थे उनकी सेकंड प्रेफरेंस जो है वो अनूरा की थी कि जो बाएं बाजू के उम्मीदवार हैं ये इनको हमारा वोट चला जाए। तो जब रिकाउंटिंग हुई, दोबारा गिनती हुई और सेकंड जो तरजीह थी उसके वोट गिने गए तो उसके नतीजे में इनके वोट जो थे अनूरा कुमारा के वो बढ़ गए और ये 55% से ऊपर चले गए, 55.89% इनके वोट हो गए। और जो दूसरे नंबर पे थे वो सजित प्रेमदासा थे, उनके वोटों की जो परसेंटेज थी वो थी दूसरे राउंड में, पहले राउंड में 32% थी, दूसरे राउंड में वो चली गई तकरीबन 44% से ऊपर, 44.11% पे। तो इस तरह वो जीतने में कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ी फतह है बाएं बाजू की। JVP से इनका ताल्लुक है। JVP माओवादी तंजीम थी, मार्क्सिस्ट तंजीम थी, लेकिन माओ की जो गुरिल्ला स्ट्रगल है या जो मुसल्लह जिद्दोजहद है उस पर बिलीव करती थी। 1970 में की दिहाई में, फिर 1980 की दिहाई में 2 दफ़ा इन्होंने अपराइजिंग की, आम ये इन्होंने जो है वो हथियार उठाए जिसको श्रीलंका की रियासत ने बहुत बुरी तरह से कुचला। 70-80 हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए थे इंसर्जेंसी में, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए थे। उसके बाद फिर ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए। एक वक्त में इन्होंने 30-35 मेंबर पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट में रहे, कभी 20। उसके बाद फिर इनकी ताकत कम होती गई आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इन्होंने राजा पाकसी के साथ इत्तेहाद किया था, उसके नतीजे में इनकी हिमायत भी कम हुई। तो फिर अब इन्होंने इस दफ़ा जब ये तहरीक चली थी 2022 में तो उसको लीड कर रहे थे, उसमें बहुत अहम किरदार था शहरों के अंदर JVP का। JVP बुनियादी तौर पर जो है ये मैंने कहा कि मार्क्सिस्ट तंजीम है लेकिन माओवास्ट है। माओ की जो इनकलाब की थीरी है उस पर बिलीव करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील की। फिर ये पार्लियामेंट्री और जो पोलिटिकल स्ट्रगल है उसका रास्ता इन्होंने इख्तियार किया, हथियार छोड़ दिए। तो अब ये इन्होंने नेशनल पीपल्स पावर के नाम से इन्होंने अलायंस बनाया जिसमें छोटी बड़ी तंजीमें थी बाएं बाजू की मुख्तलिफ, और उसके नतीजे में ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इनका जो प्रोग्राम था, जो मैनिफेस्टो था, उनके 3 बुनियादी नारे थे। एक तो हम करप्शन का खात्मा करेंगे, दूसरा ये था कि हम गरीबों के लिए प्रोग्राम शुरू करेंगे, हम रिफॉर्म्स करेंगे और हम गरीबों को जो है वो उनकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, वर्किंग क्लास के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। और इनका ये था कि हम इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, ज़राअत को डेवलप करेंगे और IT सेक्टर को डेवलप करेंगे। तो ये 3 इनके बुनियादी नारे थे जिसके ऊपर ये इलेक्शन में गए। इनका ये था कि हम गवर्नेंस को बेहतर करेंगे और ये इस तरह के इनके नारे थे। उनका ये था कि जो IMF का प्रोग्राम है उसको मुकम्मल करेंगे, लेकिन जो उसके बहुत बुरे असरात लोगों पे पड़े हैं उसको हम कम से कम करेंगे, उसको हम मिनिमाइज करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। बहुत रेडिकल नहीं होगी, लेकिन रानिल से या राइट विंग से बहुत मुख्तलिफ होगी। तो एक सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिसी आप इसको कह सकते हैं।
जो कि ये हुकूमत जो है जो लेके आएगी, ये प्रेसिडेंट होंगे, इसके बाद अब जो है वो इलेक्शन होंगे पार्लियामेंट्री, और उसके बाद फिर ये इनकी ज़िंदगी आसान होगी। अगर इनको पार्लियामेंट में भी अक्सरियत मिल गई तो फिर ये कानून साजी भी कर सकेंगे, आइन में तब्दीली भी कर सकेंगे और अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, क्योंकि बजट ये सारी चीज़ें, इसके लिए तो उनको पार्लियामेंट में जाना है और पार्लियामेंट में इस वक्त उनकी अक्सरियत नहीं है। तो ये देखना होगा कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं उसके बाद फिर ये क्या करते हैं। लेकिन लोगों को एक होप दिलाई है इन्होंने, और इस उम्मीद की बुनियाद पर लोगों ने इनको बड़ी तादाद में वोट दिए हैं, बाकी उम्मीदवारों को मुस्तरद किया है। और श्रीलंका में तवील अरसे के बाद, जैसे मैंने शुरू में कहा, बाएं बाजू की हुकूमत जो है वो आ गई है। ये अब अपने आप को मार्क्सिस्ट नहीं कहते, लेकिन पहले ये मार्क्सिस्ट थे। अब ये सोशलिस्ट कहते हैं अपने आप को, अब इनको जमहूरी सोशलिस्ट भी कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन ये हार्ड लाइनर नहीं है, ये इनको सॉफ्ट लेफ्ट कहा जाता है। ये बहुत हार्ड पोजीशन नहीं रखते, जैसे नेशनलाइजेशन करूंगा इस तरह की बातें ये नहीं करते। लेकिन ये लोगों के लिए बात करते हैं कि मैं लोगों के लिए काम करूंगा, लोगों के लिए मैं ये करूंगा। और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिक्स है उसमें बुर्जुआजी या सरमायादारों की जो अमल दखल है उसके खिलाफ बात करते हैं। जो इजारादारी है सरमायादारों की और कुछ ख़ानदानों की मईशत पे और सियासत पे, उसके खात्मे की बात करते हैं। तो इस तरह का इनका एक प्रोग्राम है। लेकिन ये सॉफ्ट हो या हार्ड लेफ्ट हो, लेकिन ये एक वाज़े पैगाम है कि श्रीलंका के अवाम जो हैं वो सरमायादाराना पॉलिसियों से, नियो लिबरल इकनॉमिक पॉलिसियों से, आज़ाद मंडी की माशी पॉलिसियों से सख्त जो है वो तंग है और वो तब्दीली चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये तब्दीली ये हुकूमत बर्पा कर पाती है या नहीं कर पाती, या फिर आए। और दूसरी बात, आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये चीन की भी बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि ये चीन की हामी पॉलिटिकल पार्टी है, ये चीन की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर और झुकाव रखते हैं। ये इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक है, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर इनका नहीं है। लेकिन जो श्रीलंका की इंटरनल डायनामिक्स है, इसके ऊपर फिर बात करेंगे अगले व्लॉग में, अब लंबा हो रहा है व्लॉग। यहाँ ये सिन्हाला की नुमाइंदगी करते हैं, इनको सिन्हाला अवाम की हमायत है। श्रीलंका में दो बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं, सिन्हाला जो लैंग्वेज भी है सिन्हाला स्पीकिंग, सिन्हाला और आबादी की अक्सरियत है, और तामिल जो कि एथनिक मिनॉरिटी है, जो कि लंबा अर्सा अपने लिए स्ट्रगल भी करते रहे, मुसल्लह जदोजहद करते रहे, फिर उनको शिकस्त हो गई। तो ये तामिल्स के हवाले, तामिल्स में इतने पॉपुलर नहीं है। तो अब देखते हैं ये इस हवाले से क्या करते हैं, क्योंकि जब अब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था तो जेवीपी ने हमायत की थी उस मिलिट्री ऑपरेशन की, और ये इनको सिन्हाला शॉविनिज्म के हवाले से भी जाना जाता है कि ये सिन्हालाइज्म की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या पॉलिसियाँ लेके आते हैं, किस किस्म की पॉलिसीज इख्तियार करते हैं, और फिर क्या लोगों की ज़िंदगी आसान कर पाते हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल ये एक बाएं बाजू की रिवाइवल का बायस बन सकता है, इससे बाएं बाजू की कुव्वतें जो हैं वो तकवीत हासिल कर सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।